सभी दर्शकों को नमस्कार। A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम जीके जीएस सेक्शन में आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं। और ये जो आधुनिक भारत का इतिहास का जो विषय है, ये उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि APO में एक सब्जेक्ट है आपका, उसमें इससे प्रश्न आते हैं। विषय इम्पोर्टेंट है। टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि सामान्य अध्ययन की बात करें और सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी विषय से आते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। और उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी आपके राज्यों में जीके जीएस वाला सेक्शन होता है और उसमें आपका अगर हिस्ट्री सिलेबस में है तो वहाँ पर भी इस टॉपिक से या फिर इस विषय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज से हम इस विषय पर अपनी लेक्चर सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है इसमें ये है कि भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ, या फिर इसका दूसरा नाम भी हमें देखने को मिलता है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ये एक इस विषय पर एक इसके अंतर्गत टॉपिक है जिसको हम आज शुरू करने वाले हैं। और ये लेक्चर सीरीज निरंतर आपको यूट्यूब पर उपलब्ध होती रहेगी। इसको आप देखिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके हमसे अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, या फिर भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। वाणिज्य मतलब यूरोपीय लोगों का भारत में बिजनेस करने के पर्पज से आना, वो यूरोपीय वाणिज्य कहलाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों से पहले भारत में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार नहीं होता था। ठीक। पहली लाइन आप देख रहे हैं, इसमें लिखा भी है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले भारत में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार दो मार्गों से होता था। ठीक है। तो भारत में जो यूरोपीय लोग आए थे, उनसे पहले भी भारत से पश्चिमी देशों का व्यापार होता था। और ये व्यापार मुख्य रूप से दो मार्गों से होता था। पहला जो मार्ग था, ये लाल सागर वाला मार्ग था, लेकिन ये जो मार्ग था अत्यधिक कोहरे और चट्टानों की होने की वजह से जोखिम भरा मार्ग था। दूसरा मार्ग जो था, ये क्या था? फारस की खाड़ी वाला मार्ग था। इस मार्ग से अधिक व्यापार होता था। और 1453 ईस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन की राजधानी कस्तूतोनिया पर अधिकार कर लिया, जिससे फारस की खाड़ी वाला मार्ग इनके नियंत्रण में हो जाता है। और अब यूरोपियों को व्यापार करने में बाधा आने लगती है। अतः यूरोपियों को एक नए समुद्र मार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है। तो ये दो चीजें हमने फैक्ट बताई कि भारत में यूरोपीय देशों के जो लोग आए थे, या फिर यूरोपीय कंपनी आई थी, उनसे भी पहले से भारत में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। और मुख्य रूप से दो मार्ग से होता था, जिसमें एक मार्ग था लाल सागर वाला मार्ग और दूसरा था फारस की खाड़ी वाला मार्ग। लाल सागर वाला मार्ग जो था, वो अधिक जोखिम भरा होता था, क्योंकि वहां पर कोहरा और चट्टानें आदि अधिक आती थी। दूसरा जो मार्ग था वो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था, इससे ज्यादा व्यापार होता था। लेकिन ये वाला मार्ग भी तुर्कों के कब्जे में आ जाता है। तुर्कों की पूर्वी रोमन की राजधानी कुस्तुनिया पर ये लोग अपना अधिकार कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, फारस की खाड़ी वाला मार्ग भी इनके नियंत्रण में आ जाता है। अब यूरोपीय लोगों को भारत के साथ या फिर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में बाधा आने लगती है। इससे क्या होता है, अब इनको नए समुद्री मार्ग की आवश्यकता होने लगती है। ठीक है। तो इतनी चीज है। आगे है इसमें रेड कलर से आप देख रहे हैं, यूरोपीय देशों द्वारा
भारत के आगमन के कारण। तो जो भारत में यूरोपीय लोग आए थे, उनके भारत में आने के क्या मुख्य कारण थे? तो पहला आप कारण देख रहे हैं इसमें, यूरोपियो यूरोप का पुनर्जागरण। तो क्या होता है, 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में पुनर्जागरण का काल होता है। और इससे क्या होता है, यूरोप के लोगों में उद्यम की भावना जागृत होती है, जिससे वहाँ के लोगों में कुछ नया करने का जुनून पैदा होता है। ठीक है। तो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है, यूरोप में पुनर्जागरण का काल होता है। और इससे क्या होता है, वहाँ के लोगों में नए नई उद्यम की, नई नई चीजों की, कि अपने देश को कैसे आगे ले जाया जाए या फिर अपने आप को कैसे साबित किया जाए, इस तरह की भावना उन लोगों में आती है। और जो है वहाँ के लोग कुछ नया करने के चक्कर में जो है वो पूर्वी देशों की खोज करते हैं या फिर भारत की खोज करते हैं। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि भारत की भौगोलिक स्थिति। तो यूरोप के मुकाबले यहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी और उपजाऊ भूमि यहाँ की होती थी, इसलिए जो है यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी एक मुख्य कारण रही है। तीसरा इसका धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण था कि यहाँ के लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। यूरोप वाले जो लोग थे वो भारत में या फिर पूर्वी देशों में अपने धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, तो इसलिए भी यूरोपीय लोग भारत में आते हैं। चौथा आप देख रहे हैं आर्थिक कारण। और आर्थिक कारण क्या था कि यहाँ पर जो है मसाले ज़्यादा पैदा होते थे। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, और वो जो यहाँ से मसाले ले जाता है, मसाले जब वो ले जाता है तो अपनी यात्रा का खर्च काट करके भी वो 60 गुना अधिक पर उसके यहाँ पर बिकता है, तो मुनाफा प्राप्त होता है। तो सॉरी कि यूरोप के लोग ये भी सोचते हैं कि जो है भारत में या फिर पूर्वी देशों से अगर हम व्यापार करेंगे तो जो है हमें अधिक से अधिक मुनाफा होगा। तो आर्थिक कारण भी ये रहता है। ठीक है। तो ये एक कारण होते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं वो भारत आने के लिए प्रभावित होते हैं या फिर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रभावित होते हैं। तो ये मुख्य रूप से चार कारण हैं यूरोपीय लोगों के भारत की ओर देखने के लिए या फिर भारत की ओर अपना व्यापार करने के लिए। चलिए आगे आप है देख रहे हैं भारत की खोज। भारत की खोज के बारे में जो फैक्ट है वो क्या है? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि भौगोलिक खोज और व्यापारिक मार्ग तलाशने में अग्रणी कौन था? पुर्तगाल था। ठीक है। तो पुर्तगाली लोगों ने सबसे पहले भारत में आए थे। पुर्तगाल के लोग क्या थे? भौगोलिक खोज और व्यापारिक मार्ग तलाशने के लिए जो है अग्रणी थे। अब इसी संदर्भ में जो है सर्वप्रथम 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक है, डेम्यूडोज। इसने जो है अफ्रीका स्थित उत्तर मीमांसा द्वीप की खोज की। मतलब ये कौन है? एक पुर्तगाली नाविक है जिसका नाम है डेम्यूडेज। और डेम्यूडेज ने क्या किया, ये जो है पूर्वी देशों की खोज के लिए निकलता है और अफ्रीका स्थित जो है एक द्वीप की खोज करता है जिसका नाम है उत्तर मासा द्वीप। द्वीप की खोज की करता है और इसको जो है केप ऑफ गुड के नाम से भी जाना गया है इस द्वीप को। अतः इस प्रकार जो है पुर्तगाल से मतलब इस मार्ग से पुर्तगाल से अफ्रीका द्वीप तक की खोज होती है। यानी कि इस नाविक की वजह से क्या हुआ, एक अफ्रीका द्वीप की खोज हुई है। यानी कि पुर्तगाल से लेकर के अब ये अफ्रीका महाद्वीप तक की इन्होंने खोज कर ली है, रास्ते की खोज कर ली है। क्योंकि पुर्तगाली लोग थे, क्या थे वो? भौगोलिक खोज और व्यापारिक मार्ग तलाशने के लिए अग्रणी थे। उत्सुकता उनमें ज्यादा थी। अगला पॉइंट देख रहे हैं आप कि 1492 ईस्वी में इटली का एक नाविक होता है, इटली का निवासी है कोलंबस, जो कि स्पेन का निवासी है। मुख्य रूप से जो ये सॉरी, स्पेन का नहीं, इटली का निवासी है। जो कोलंबस निवासी है ये मुख्य रूप से कहाँ का निवासी है? इटली का निवासी है। मतलब ये यूरोप का निवासी नहीं है, लेकिन यूरोप स्पेन स्पेन जो है यूरोप में आता है। तो स्पेन की राजा की सहायता से ये कोलंबस जो व्यक्ति है ये क्या करता है,
भारत की खोज करने के लिए निकलता है। अब ये क्या निकलता है, तो रास्ते में अपना ये रास्ता भटक जाता है और अटलांटिक महासागर के रास्ते से अमेरिका तक पहुंचता है। अतः इसने जो है अमेरिका की खोज की है। ठीक है। तो कोलंबस कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। लेकिन यूरोप के देश स्पेन की सहायता से क्या है, भारत की खोज के लिए निकलता है। लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण जो है ये अमेरिका पहुंच जाता है। अतः कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की है। अगला फैक्ट आप देख रहे हैं इसमें कि सन 1498 में एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा उत्तर मानसा अंतर्द्वीप के रास्ते से भारत के केरल मालाबार तट पर कालीकट पहुंचता है, कालीकट के बंदरगाह पहुंचता है। अतः इसने भारत की खोज की है। ठीक है। तो देखिए, भारत की खोज का श्रेय किसको जाता है? वास्को डी गामा को जाता है। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। और कब खोज खोज करता है? 1498 ईस्वी में खोज करता है। क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगाली यात्री ने कब भारत की खोज की? 1498 में की। या फिर प्रथम पुर्तगाली यात्री कब भारत आया था? 1498 में भारत आया था। ठीक है। और जब ये भारत आता है तो इस समय कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था। और इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया और भारत से मसाले व अन्य सामान ले जाने की इजाजत दी। वास्को डी गामा द्वारा ले जाया गया मसाला और उसकी यात्रा के खर्च को काट करके 60 गुना अधिक मुनाफे पर पुर्तगाल में बिका था। तो वास्को डी गामा जो है भारत से मसाले ले गया था, अन्य सामान ले गया था। उन सभी सामानों को उसने जो है अपने देश पुर्तगाल में बेचा और जो उसने मुनाफा कमाया वो कितना था? उसकी यात्रा के खर्च को काट करके भी 60 गुना अधिक मुनाफे पर बिका था। ठीक है। तो ये चीज है, इसमें फैक्ट है। 1498 में पुर्तगाली यात्री आया था, वास्को डी गामा उसका नाम था। इसी ने जो है भारत की खोज की थी। आगे है, आप देख रहे हैं एक, हमने लिखा है कि भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम है। ठीक है। तो ये आप क्रम बिल्कुल याद रखेंगे। ये पूछा जाता है आपसे कि भारत में यूरोपी पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, इस तरह से पूछा जाता है। तो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं पुर्तगाली लोग आए थे। उसके बाद पुर्तगाली 1498 में आते हैं। दूसरे नंबर पर है डच, 1605 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद ब्रिटिश 1608 ईस्वी में आते हैं। और उसके बाद डेनिश 1616 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी 1667 ईस्वी में आते हैं। ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ये क्रम पूछा जाता है। सुमेलित कीजिए में भी पूछा जाता है। आपका मेंस में भी पूछ लिया जाता है बहुत सी बार कि जो है भारत में आने वाले यूरोपियों के आगमन या फिर यूरोपियों के क्रम को बताइए। तो पांचों को आपको याद रखना है, इनके ईयर्स भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और ये यूरोपियों की फैक्ट्री का क्रम नहीं है, ये केवल यूरोपियों के भारत आने का क्रम है कि कौन यूरोपी जो है भारत में किस समय में आया था। चलिए आगे देखते हैं, राइट हैंड साइड पे आएंगे, पुर्तगाली। ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, हमने बताया। और यहाँ पर देखिए क्या है, पहली लाइन देखेंगे कि सर्वप्रथम 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के केरल मालाबार तट पर कालीकट के बंदरगाह पहुंचता है। और यहाँ पर जो कालीकट का जो राजा था वो जमोरिन था। जमोरिन इसका स्वागत करता है और इसको जो है मसाले इत्यादि सामान ले जाने की इजाजत भी देता है। ठीक है। तो ये फैक्ट बता दिया पहले ही ऑलरेडी कि 1498 में जो है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था। अगला है, आप देख रहे हैं कि सन 1500 ईस्वी में अल्वारेज क्रेबल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा दल भारत आया। और ये भी भारत से मसाले आदि लेकर पुर्तगाल वापस चला जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो अल्वारेज केब्रल था। और इसके नेतृत्व में दूसरा दल भारत आता है सन 1500 ईस्वी में। यहाँ से भी आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे है कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री या फिर व्यापारिक बस्ती स्थापित की। तो वास्को डी गामा पुनः भारत आता है 1502 ईस्वी में और यहाँ पर एक व्यापारिक बस्ती की स्थापना करता है। तो
यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि कोचीन में, कि पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री अपनी कहाँ पर स्थापित की थी? तो कोचीन में की थी। कब की थी? 1502 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर कारखाना से नहीं है, या ये एक व्यापारिक बस्ती होती थी कि ये लोग आकर के यहाँ पर बसते थे और यहाँ से सामान खरीदना, उसको फिर जो है ले जाना अपने देश में बेचना, इस तरह से मतलब रहने के पर्पज से ये एक व्यापारिक बस्ती थी। फैक्ट्री जैसे कारखाना यहाँ पर अभी नहीं है, केवल एक व्यापारिक बस्ती है जिसको ही इन्होंने फैक्ट्री बोला जाता है, और इतिहास में हम उसको फैक्ट्री के नाम से ही जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कोचीन में की थी। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट इसमें देखते हैं। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल सरकार ने एक नीति बनाई जिसके अनुसार भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई, और सबसे पहला जो गवर्नर बनता है उसका नाम है अल्मीड़ा। और ये क्या है? 1505 से लेकर के 1509 तक भारत में इसका जो है समय होता है। ठीक है, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो है कौन था? वो अल्मीड़ा था। क्वेश्चन बनता है, और यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है। इसने जो है कोचीन को ही अपना मुख्यालय बनाया, और इसने कोचीन का दुर्गीकरण भी कराया था। दुर्गीकरण मतलब चारों तरफ से बाउंड्री करा देना सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो अल्मीड़ा के बारे में, पहला गवर्नर है ये, पहला पुर्तगाली गवर्नर है। कोचीन को अपनी जो है मुख्यालय बनाया, कोचीन का ही इसने दुर्गीकरण कराया था। इसका जो है युद्ध भी होता है भारत के लोगों से। जो भारत में आपका तुर्की लोग रहते थे, अरब के लोग रहते थे, मिस्र के लोग रहते थे। ठीक है, तो इनके संयुक्त जलबेड़े को इसने पराजित किया। गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त जलबेड़े को इसने क्या किया? पराजित किया, और द्वीप पर अधिकार कर लिया। तो प्रथम पुर्तगाली जिसने भारत के दीव स्थान पर अधिकार किया था, वो कौन था? अल्मीड़ा ही था। अगला है इसमें कि हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने क्या किया था? वाटर सॉरी ब्लू वाटर नीति का जो है प्रतिपादन किया था। नीला जल योजना का इसने प्रतिपादन किया था। एक नीति होती है, ठीक है, योजना होती है, उसको इसने ब्लू वाटर नाम से ही जानी जाती है। इसने जो है हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या है? इस नीति को अपनाया था। ठीक, आगे है इसमें देख रहे हैं अल्बुकर्क, यानी कि अल्मीड़ा के बाद जो है अगला गवर्नर कौन बन के आता है? अल्बुकर्क आता है, और यह जो है पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक है। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। इसके समय की बात करें तो 1509 से 1515 तक ये भारत में रहता है। ठीक है, कोचीन को इसने राजधानी बनाई। देखिए अभी तक जो था अल्मीड़ा, उसने क्या किया था? कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था, लेकिन अब क्या है? ये पुर्तगाली सत्ता यहाँ पर स्थापित हो गई है, क्योंकि अल्मीड़ा ने युद्ध भी किया, और जो है तीनों आपके गुजरात, मिस्र और जो एक और था उसमें उसके तीनों जलबेड़ों को संयुक्त रूप से उसने जो है हरा दिया था, और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। लेकिन अल्बुकर्क जो है यहाँ पर, ये क्या है? पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक हो जाता है, कोचिन को ही अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, इसने क्या किया था कि 1510 ईस्वी में कृष्णदेवराय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, इनकी सहायता से बीजापुर के शासक आदिल शाह को पराजित किया और गोवा को जीत लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा को अपने अधिकार में लिया था, गोवा को जीता था? तो वो अल्बुकर्क था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे जो है, इसने जो है भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, और भारतीयों को सम्मिलित करके एक सेना का निर्माण भी इसने किया था। और भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का इसका जो है बहुत विरोध भी किया था भारतीय लोगों ने। ठीक है, तो ये है। अगला जो गवर्नर है, देखिए वास्को डी गामा, फिर से वास्को डी गामा आता है, और इस बार जो है ये गवर्नर के रूप में आता है। तो इस बार पुर्तगाल का अगला गवर्नर बन के वास्को डी गामा भारत आया, लेकिन इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिलती है, और इसकी जो है यहीं पर मृत्यु हो जाती है। 1529 ईस्वी में इसकी मृत्यु गोवा में ही हो जाती है, और गोवा में ही इसकी कब्र बनाई गई है।
ठीक है, तो क्वेश्चन ये यहाँ से फैक्ट यही बनता है कि वास्को डी गामा की कब्र कहाँ पर है, तो गोवा में ही है। आगे आप देखते हैं, अगला जो गवर्नर बनता है नुनो द कुन्हा, और इसका समय है 1529 से लेकर के 1538 तक का इसका समय है। और ये जो है आपका अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी ये माना जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क के बाद जो अगला शासक बना था ये वास्को डी गामा बनता है। ये कोई विशेष कार्य नहीं करता है, ये जो है पुर्तगाली सत्ता को आगे नहीं बढ़ाता है। जो अल्बुकर्क ने अपने काम छोड़े थे अधूरे, उनको ये आगे नहीं बढ़ाता है वास्को डी गामा। तो उन कामों को आगे कौन बढ़ाता है, नुनो दा कुन्हा जो गवर्नर बन के आया वो ही बढ़ाता है, इसलिए जो है इसको अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है, आगे है, इसमें देख रहे हैं कि 1530 ईस्वी में जो है कोचीन की जगह इसने गोवा को राजधानी बनाया। इम्पोर्टेंट है कि पुर्तगाली जो गवर्नर रहा है, इसने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने जो है कोचीन की जगह गोवा को राजधानी अपनी बनाया था, तो नुनो दा कुन्हा ने अपनी राजधानी को गोवा बनाया था। और इनकी जो ये राजधानी रहती है अंत तक 1961 तक इनकी ये राजधानी रहती है, ये फिर जो है चेंज नहीं होती है। ठीक है, 1961 मतलब देखिए, आप देख रहे हैं कि 1947 में भारत आज़ाद होता है, उसके बाद भी जो है पुर्तगाली भारत में बने रहते हैं, यानी कि गोवा में बने रहते हैं। ठीक है, तो 1961 तक इनकी राजधानी लास्ट तक भी राजधानी बनी रही। चलिए पेज नंबर 2 पर आएंगे, अगले पेज पर। यह है आपका पुर्तगाली तट में हुगली और मद्रास के निकट सैंतोम में पुर्तगाली बस्ती स्थापित की। तो नुनो द कुन्हा है, इसने क्या किया, इसने पूर्वी तट पर भी अपना पुर्तगाली व्यवसाय स्थापित किया, पुर्तगाली फैक्ट्रियां स्थापित की, बस्तियां स्थापित की। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी कि पूर्वी तट पर बंगाल में कहाँ पर, तो बंगाल में हुगली पर, और मद्रास के निकट सैंथोम एक स्थान है, वहां पर भी जो है पुर्तगालियों ने अपनी स्थापित की बस्तियां स्थापित की। और किसने की थी, कुनों ने की थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। आगे आप देख रहे हैं पुर्तगालियों की कार्टज व्यवस्था। तो पुर्तगालियों की दो व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो ये दो व्यवस्था इनकी क्या थी, पुर्तगालियों की कार्टज व्यवस्था और पुर्तगालियों की काफिला व्यवस्था। तो ये कार्टज व्यवस्था क्या थी, पुर्तगाली जो है स्वयं को क्या मानते थे, हिंद महासागर का स्वामी मानते थे, और इनकी अनुमति के बिना किसी अन्य देश का जहाज हिंद महासागर मार्ग से नहीं जा सकता था। अतः ये अपने अधीन समुद्री मार्ग से जाने वाले जहाजों से सुरक्षा कर लेते थे, टैक्स लेते थे, और इसी को जो है क्या, कार्टज व्यवस्था कहा गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि कार्टेज व्यवस्था किसकी थी। ऑप्शन आपको दे देगा कि पुर्तगालियों की थी, डचों की थी, अंग्रेजों की थी, फ्रांसीसियों की थी। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये किसकी व्यवस्था थी, पुर्तगालियों की व्यवस्था थी। अब क्या व्यवस्था थी कि ये हिंद महासागर में आने वाले अन्य देशों के समुद्री जहाजों से क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, कर लेते थे, उसी को जो है कार्टेज व्यवस्था कहा गया है। दूसरी व्यवस्था क्या थी, इनकी काफिला व्यवस्था थी। और ये क्या थी कि अरबी अरबी और भारतीय जहाजों के बेड़े के साथ पुर्तगालियों का एक बेड़ा जो कि सुरक्षा घेरा होता था के साथ चलता था। और ये दो कारणों से चलता था। किस कारण से, पहला है कि समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए, और दूसरा कारण क्या था, जहाजों से दुर्व्यापार ना हो इसकी निगरानी रखने के लिए जो है ये बेड़ा चलता था। और ये इनसे क्या कर वसूलते थे, इसको जो है काफिला व्यवस्था कहा गया है। ठीक है, तो भारत से जो भी अरबों का जहाज जाएगा या फिर कोई भारतीय जहाज जाएगा, उसको जो है ये अपने एक अपना जहाज उसके साथ एक भेजते थे, जो है सुरक्षा बेड़ा, मतलब उसको घेर करके दोनों तरफ से, ताकि क्या ना हो, समुद्री डाकू उसको लूट ना सके, और जहाज से कोई अन्य व्यापार ना हो। यानी कि जो पुर्तगालियों द्वारा सामान भेजा जा रहा है वो समुद्र के बीच से किसी और अन्य जहाज में ना उतार करके उसका व्यापार ना किया जाने लगे। यानी कि दुर्व्यापार रोकने के लिए पुर्तगालियों की यह काफिला व्यवस्था
थी। तो दोनों व्यवस्था इनकी थी, इनको दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, इसमें देखते हैं कि पुर्तगालियों की देन। तो भारत में पुर्तगालियों की देन क्या है, ये भी क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। तो प्रेस, जो आपका प्रिंटिंग प्रेस है, छापा खाना, ये पुर्तगालियों की देन है भारत में। और पहला कारखाने की बात करें तो पहला कारखाना इन्होंने 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया था। ठीक है, दूसरा है तंबाकू की खेती। पुर्तगालियों से पहले भारत में तंबाकू की खेती नहीं होती थी, तंबाकू यहाँ पर नहीं होता था। तो जो है पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू शुरू किया था और तंबाकू की खेती करना प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला है आधुनिक जलपोतों का निर्माण की तकनीक भी पुर्तगालियों की देन है। यानी कि जो जलपोत हैं उनके निर्माण की तकनीक किसने दी है, पुर्तगालियों ने दी है। आलू, पपीता, अनानास, मिर्ची, संतरा, मूंगफली, शकरकंद, काजू, बादाम और इनकी खेती का श्रेय भी किसको जाता है, पुर्तगालियों को ही जाता है। तो पुर्तगालियों की ये देन है भारत में। पुर्तगालियों ने क्या क्या भारत को दिया, तो सबसे पहले प्रेस, प्रेस मतलब प्रिंटिंग, छापा खाना। ठीक है, तो चूंकि इनसे पहले भारत में जो है प्रेस का प्रावधान नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, वो हाथों से ही कॉपियां लिखते थे, प्रतिलिपियां बनाते थे। लेकिन इनके आने पर जो है क्या है, प्रेस का निर्माण होता है और ये अपने संदेश आदि भेजते थे। तो जो है ये इन्होंने ये छापा खाना यहाँ पर शुरू किया था। ठीक है, और जितनी भी ये व्यवस्था कोई यूरोपीय कंपनियां भारत में दे करके गई है, वो सब अपने फायदे के लिए यूज करते थे, ना कि भारत की उन्नति के लिए, भारत को विकसित करने के लिए। अपने फायदे के लिए सब चीजें यूज करते थे। ठीक है, तो उसके साथ साथ ही भारत का विकास भी फिर धीरे धीरे होता चला जाता है, कालांतर में चल करके। ठीक, आगे है, अन्य तथ्य देख लेते हैं यूरो इसके पुर्तगालियों के बारे में क्या है। तो यूरोपियों में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक है, तो यूरोपियों में काफी लोग आए हैं यहाँ पर। यूरोपियों में बहुत सारे, मतलब 4-5 लोग आए हैं। कौन से, आपके देख रहे हैं, पुर्तगाली, फिर डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं, फिर डेनिस आए हैं और फिर फ्रांसीसी आए हैं। लेकिन इन सभी में से सबसे पहले जो समुद्रक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, वो पुर्तगालियों ने ही किए हैं। ठीक है, अगला फैक्ट है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए हैं और सबसे अंत में ही भारत से गए हैं। ठीक, तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आते हैं यूरोपियों में, और भारत में सबसे बाद में ही ये लोग जाते हैं। अगला है आपका कि 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने गोवा, दमन और दीव को ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। तो भारत सरकार इनको भगाती है 1961 में, एक ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। तो 1961 में गोवा को इन्होंने आज़ाद कराया भारत सरकार ने, दमन और दीव को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया। तो ये आपको ऑपरेशन भी याद रखना है, पुर्तगाली यहाँ मुक्त कराते हैं अपने इस क्षेत्र गोवा को। ठीक है, पांडिचेरी पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने और तत्पश्चात डचों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो इन्होंने जो है पांडिचेरी पर भी अधिकार किया, पांडिचेरी को भी अपना जो है व्यापारिक केंद्र बनाया, उपनिवेश बनाया। और पांडिचेरी को जो है डचों ने भी अपना उपनिवेश बनाया था। तो ये आपका पुर्तगाली है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पुर्तगालियों के बारे में फैक्ट है, पुर्तगालियों के बारे में हमने पढ़ा, जाना। तो जहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उनको आपको बिल्कुल याद करके चलना है, क्रम भी याद रखना है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे है डच। तो पुर्तगालियों के बाद दूसरा जो क्रम है यूरोपीय लोगों का, वो कौन है, डच लोग हैं। डच जो थे ये मूल रूप से हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के निवासी थे। तो ये एक देश है हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी कहा जाता है। डच वहीं के निवासी थे। डचों में देखा जाए तो सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान जो है सुमत्रा पूर्वी देश पहुंचता है। मतलब अभी ये भारत नहीं आए हैं, ये क्या है, एक पूर्वी देश है सुमत्रा, वहां पर ये पहुंचते हैं। और पहला जो इनका दल पहुंचता है वो कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में
पहला अभियान सुमात्रा देश पहुंचता है। उसके बाद भारत के लिए देखें तो क्या है फैक्ट इसमें मिलता है। तो पूर्वी देश कहाँ पहुंचता है, सुमात्रा पहुंचता है डचों का पहला अभियान दल। आगे है कि 1602 ईस्वी में हॉलैंड की सरकार ने विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर विरिंदगे ओस्ट इंडीसे, जिसको शॉर्ट में वीओसी भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम मिलता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड कंपनी, ठीक है, तो नामक एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी। तो 1602 ईस्वी में क्या है, हॉलैंड की सरकार विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर के एक कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसका नाम है विरिंदगे ओस्ट इंडीसे, या फिर वीओसी, या फिर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। तो एक कंपनी की स्थापना ये करते हैं, ठीक है। अब जो है इस कंपनी का एक दल जो है भारत के लिए रवाना होता है। 1605 ईस्वी में जो है डचों का पहला अभियान वांग देर हेंग के नेतृत्व में जो है भारत आता है, और इस समय जो भारत का जो सम्राट था वो कौन था, अकबर था। अकबर का शासन भारत में 1605 ईस्वी में होता है। तो डचों का जो क्रम है वो 1605 ईस्वी में है। 1605 ईस्वी में डच लोग भारत में आ चुके होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले जो है सूरत पहुंचे, वहां इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति नहीं मिली। तत्पश्चात ये जो है पूर्वी तट मुसलीपट्टनम पहुंचे, वहां पर गोलकुंडा के शासक से अनुमति लेकर अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री को इन्होंने स्थापित किया था। तो फैक्ट क्या है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, तो ये मुसलीपट्टनम, जो कि आपका पूर्वी तट था, वहां पर स्थापित की थी। सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं, सूरज पहुंचते हैं, जहां पर इनको फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं मिलती है। तत्पश्चात ये पूर्वी तट पर पहुंचते हैं, जहां पर गोलकुंडा के शासक जो है इनको अनुमति दे देते हैं, और ये पहली अपनी व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में जो है बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे है 1610। 1610 ईस्वी में इन्होंने जो है पूर्वी तट पुलिकट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, और इसे ही अपना मुख्यालय भी बनाया। यहाँ पर ये अपनी स्वर्ण पगोड़ा यानी कि सोने के सिक्के भी डालते थे। तो डच लोग क्या थे, अपना मुख्यालय इन्होंने कहाँ पर बनाया था, तो पुलिकट, पूर्वी तट जो है पुलिकट, यहाँ पर इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, और यहाँ पर ये अपने सोने के सिक्कों को भी डालते थे या फिर निर्मित करते थे। स्वर्ण पगोड़ा शब्द आ जाएगा तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, इसका मतलब सोने के सिक्कों से है। 1553 ईस्वी में बंगाल के चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित इन्होंने की, और यह बंगाल में डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। तो बंगाल में डचों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, चिंसुरा नामक स्थान है, और यहाँ पर इन्होंने कब फैक्ट्री स्थापित की, 1553 में इन्होंने अपनी यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला फैक्ट है कि 1690 ईस्वी में पूर्वी तट पर जो है नेकपत्तम में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने अपना जो है मुख्यालय कहाँ पर बनाया था, पुलिकट में बनाया था। लेकिन इनका जो बाद में अंग्रेजों से विवाद होता है, अंग्रेजों से इनके युद्ध भी होते हैं, तो धीरे धीरे अपना जो है पतन करना शुरू कर देते हैं, और बाद में जाकर के 1690 ईस्वी में ये अपना मुख्यालय चेंज करते हैं, कहाँ पर, नेकपत्तम में अपना ये मुख्यालय बनाते हैं, ठीक है। 1759 ईस्वी में जो है इनका एक युद्ध होता है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको बेदरार का युद्ध बोला जाता है, बेदारार का। और इस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होते हैं, और इस युद्ध के बाद डचों की शक्ति कमजोर होती है, और ये धीरे धीरे जो है अपने व्यापारिक कोठियों को बेचना शुरू कर देते हैं, अपना जो है यहाँ से प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं। तो डचों का यहाँ से अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है भारत से। तो ये आपको इनके बारे में फैक्ट याद रखने हैं। बाकी देखते हैं कि जो है डच लोग भारत से क्या क्या निर्यात करते थे। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक चीज जो मसाले वाली फैक्ट है, ठीक है। तो डच लोग भारत से मसाला मुख्य रूप से निर्यात नहीं करते थे। तो जब ये पूर्वी देशों से व्यापार करते थे, तो
पूर्वी देशों में भारत जब ये यहाँ पर आए, यहाँ पर स्थापित हुए, अपने व्यापारिक कोठियाँ इन्होंने निर्मित की, तो यहाँ से क्या क्या निर्यात करते थे? तो मुख्य रूप से सूती वस्त्र ये निर्यात करते थे। इसके अलावा कच्चा रेशम, अफीम, सोरा। सोरा क्या होता है? विस्फोटक वस्तु के निर्माण में उपयोग होने वाला एक पदार्थ था जो बंगाल में उत्पादित होता था। ठीक है, इसके अलावा नील और चावल और नमक। तो ये चीजें, ये सब चीजें यहाँ से ये भारत से निर्यात करते थे। मसाला यहाँ से निर्यात नहीं करते थे, इसको आपको ध्यान रखना है। मसाला ये जो है किसी अन्य पूर्वी देश से निर्यात करते थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे आप देख रहे हैं, डचों द्वारा भारत में स्थापित की गई प्रमुख फैक्ट्रियों का क्रम देखते हैं। तो 1605 में इन्होंने सबसे पहले अपनी मछलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं। दूसरा, 1606 में पेत्तोपोली आंध्र प्रदेश में ही अपनी दूसरी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। तीसरा क्रम देख रहे हैं तो 1610 में पुलिकट आंध्र प्रदेश में ही अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1616 गुजरात में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1627 पीपली पश्चिम बंगाल में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1653 चिंसुरा पश्चिम बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और 1658 में कासिम बाजार जो कि कलकत्ता में पड़ता है, बालासोर और नेकपत्तम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो आपको यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ाया, बताया, जिसमें से पहला पुर्तगाली और दूसरा डच थे। ठीक।